बदला इजहार करता हूँ, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सरनिगू करें। मार दें, कोई बात, मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार हैं। हमें जो सिखाया गया है, जो चीज हम लेके चले हैं, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं और सब जो हमारी टीम है, कि कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा अपना, कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। रवा हफ्ते का जायजा लें तो सियासी माराधार से जो है वो भरपूर था। ऑपोजिशन जो कि हुकूमत से महाज आराई चाहती है और हुकूमत भी कोई मौका गवा नहीं रही है कि जिससे ऑपोजिशन को इंतशार को बढ़ावा देने का जो है वो बहाना मिले। पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की जो कार्रवाई थी उसका अगर मामला देख लें तो हुकूमत ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त पर अमल में ला रही है जब खुद वजीर आज़म और उनकी टीम सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने की माला जो है वो सुबह शाम झप रहे हैं। लेकिन मौशी इस्तेकाम की जो राह है उसको हमवार करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब मौशी इस्तेकाम से जुड़ा जो सियासी इस्तेकाम है उसका ख्वाब ये फिर कैसे पूरा होगा जबकि जैसे को तैसे की सियासी रविश जो है वो इस वक्त अरूज पर है। एक तरफ वफाकी हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के तनाजुर में जो है वो बजट मामला तय कर रही है और दूसरे में अगर देखा जाए तो KPK हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है जिसको वफाकी हुकूमत जो है वो नए IMF प्रोग्राम को सैबोटाज करने के मुतरादिफ करार दे रही है। इसी तरह SIFC का मामला लेते हैं तो SIFC के मामलात में सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है वो भी भरपूर जो है वो चल रही है। भरपूर इस वक्त जो है वो एक कैंपेन नज़र आ रही है और सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि अगर सब सियासी जमातों ने इसी मुल्क में सियासत और इक़्तिदार हासिल करना है तो फिर इसकी मईशत की बेहतरी के मामले पर क्यों एक लचक जो है वो नहीं दिखाई जा रही और इससे भी सियासत की नज़र जो है वो क्यों किया जा रहा है। इन सियासी रवैयों पर पेश नज़र माशी बेहतरी भला कैसे आ सकती है, ये सवाल है जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हसन अयूब साहब हमारे साथ हैं और ब्रिगेड रिटायर हारिस साहब भी हमें ज्वाइन हैं। मुज़म्मिल साहब ये बताइए कि इस वक्त जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं यक के बाद दीगरे, अगर पूरे हफ्ते का मैं एक एनालिसिस करूँ, रऊफ हसन साहब पे जो अटैक हुआ बेशक हुकूमत ने नहीं कराया बट अपोजिशन उसी तरफ उंगलियां जो है वो पॉइंट कर रही है। फिर उसके बाद PTI का जो सेक्रेटेरिएट है उस पे जो जब एक डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन जो है वो विजिट कर रहा था, UN का डेलीगेशन विजिट कर रहा था, पुलिस का विदाउट वारंट छापा, ये सारी चीज़ें यक के बाद दीगरे, क्या आपको लगता नहीं है कि बेशक लीगैलिटीज़ में जाए बगैर, इस वक्त लीगैलिटीज़ में आगे डिस्कस कर लेंगे, इस वक्त क्या PTI को मजलूम कार्ड खेलने का जो है ये मौका नहीं फराम कर रही और एक अपने लिए महाज आराई का एक जो है वो अननेसेसरी माहौल नहीं खोल रही? ये सब कुछ ना भी हुआ होता तो मंजरनामा यही होता। फिर PTI ने कौन सा बिहेव कर रहे होना था, उन्होंने कौन सा पॉलिटिकल हार्मनी की बात कर रहे होना था, कौन सा उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठ के होना था, कौन सी उनकी गुफ्तगू नरम हो गई होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ ना हो गया होता, मेरे ख्याल है हम सबसे आगे आ गए हैं। अब हमें ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि PTI के साथ आप कुछ अच्छा कर लें बुरा कर लें, उनका बिहेवियर वन एंड द सेम रहना है। उन्होंने अपने स्क्रिप्ट पे ही रहना है। IMF की बात होगी वो IMF को खत लिखेंगे, GSP प्लस की बात होगी वो GSP प्लस रोकने की कोशिश करेंगे, सरमायाकारी की बात होगी वो उसको इमटेरियल कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। लिहाजा आप जो एक्सक्यूजेस बयान कर रही हैं ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। नहीं, लेम एक्सक्यूजेस तो नहीं है, लेम एक्सक्यूजेस तो नहीं आप इनसे कह सकते मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब। गवर्नमेंट पे ओनस हमेशा होता है, उन्होंने ऐसे ही बिहेव करना है। हम 2014 से देख रहे हैं, हमने उनको हुकूमत में भी देखा है, ऑपोजिशन में भी देखा है, उन्होंने ऐसे ही बिहेव करना है। उनका एक ही एजेंडा है, चाहे आप उन्हें वजीर आजम बना दें, चाहे जेल में डाल दें, कि मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार रखना है। वो वजीर आजम बनकर भी अदम इस्तेकाम का शिकार रखते थे और वो वजीर आजम। मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब, कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि देखें, एक तो ये कि जो हुकूमत वक्त होती है उस पर ओनस होता है कि उसने हार्मनी क्रिएट करनी है। बेशक ऑपोजिशन जो है इस वक्त उस मूड में नहीं नजर आ रही, आप अगर आप उस तरफ भी हम बात कर लें,
बट हैविंग सेड दैट, अब अगर रऊफ हसन साहब पे अटैक होता है और वो उंगलियां जो है वो हुकूमत की कलूजन पे जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, और फिर उनको अपनी मर्जी की एफआईआर जो है वो कटवाने नहीं दी जाती, जो वो सप्लीमेंट्री एफआईआर कटवाना चाह रहे हैं वो नहीं कटवाने दी जाती, जो नामजद जिनको करना चाह रहे हैं नहीं उनकी बात सुनी जाती, तो ऑब्वियसली वो उस बात में वजन तो पड़ेगा ना, या पीटीआई जो मजलूमियत इस वक्त का कार्ड खेल रही है वो तो नजर आएगा, या फिर सेक्रेटेरिएट पे ठीक है इलीगल स्ट्रक्चर है आप उसको गिरा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद वो कार्रवाई होना जैसे पता नहीं क्या कोई नागुजीर हो गई थी, मतलब ये सारी टाइमिंग हुकूमत भी तो वो बढ़ावा दे रही है ना, वो इम्पेटस प्रोवाइड कर रही है इन चीजों को। दिन में करते तो शायद लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता, वो बंदे इकट्ठे कर लेते, वहां पे बलवा हो जाता, ऐसी कौन सी बात है, वो करने देते। वो फिर आप कहते हैं कि दिन में किया, आपको नहीं पता था दिन में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वहां पे बलवा हो जाएगा, मसाइल हो जाएंगे, फिर बात उस तरफ लेने चलनी शुरू हो जाती। क्या उन्होंने ये ऑपरेशन होने देना था कि ये बड़ा लीगल है, हमारी बड़ी इलीगल तामीरात हैं, आप बेशक गिरा दें, हमें कोई इतराज नहीं है, आप उनसे ऐसे बिहेवियर की एक्सपेक्ट कर रहे थे। चले हम वैसे हुकूमत वक्त से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीडीए है वो दिन में कार्रवाई करे। हाँ, मारिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है ताली दोनों हाथों से बजती है, इज्जत करेंगे तो इज्जत कराएंगे, हम तो बात बड़ी सिंपल है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे ख्याल में हुकूमत की बस हो गई है, काफी उनको 2 महीने उन्होंने मैसेज दिया है कि सुलह का पैगाम का बात करने का, लेकिन एक चीज सेटल ही नहीं हो पा रही, तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप मुजम्मिल साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है और इसलिए अब इस किस्म के हथकंडों पे जो है वो हुकूमत आ गई है? आई एम सॉरी, आई कांट एंडोर्स दिस, अगेन इलीगल स्ट्रक्चर है, उसको गिराएं आप, रात के अंधेरे में गिराना, यूएन की टीम विजिट कर रही है विदाउट आप वारंट जो है वो छापा मारने, एक कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, रऊफ हसन साहब का मामला जो है दी एक्सपेंसिव रेपुटेशन, सारी चीजें एक के बाद एक, फिर जो उस सहाफियों वाला इशू है चलें वो तो इस वक्त छोड़ ही दे। हुकूमत लगता है कि अपने लिए अननेसेसरी इस वक्त हर्डल्स क्रिएट कर रही है। एक तरफ आप माशी जो है वो इस्तेकाम की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक हार्मनी की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो ऐसे तो नहीं आएगी। देखिए डॉक्टर मारिया, बात यह कि हुकूमत की तरजीहात में नंबर 1 इज कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके साथ जो प्रोपोर्शनेट है वो है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल। गवर्नमेंट पूरी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ, SIFC, एवरीबॉडी इज वर्किंग कि जितनी इन्वेस्टमेंट आ सके, और इन्वेस्टमेंट आने के लिए प्री कंडीशन है टू हैव द सिक्योर एनवायरनमेंट्स, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स, so that you encourage the business community, for foreign business community to come, invest and feel comfortable and feel very very clear. तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, I feel कि PTI is doing definitely wrong things, कि आपको अगर आप ये चाहते हैं तो I always say कि एक इनका ये PTI को चाहिए कि अपना केस लड़ें कोर्ट में, get a remedy from court। अगर बानी PTI बाहर आते हैं then I think जो एक डेमोक्रेटिक वे है कि आप इलेक्शन लड़ें, बाई इलेक्शन लड़ें, go to the parliament, sit as opposition leader and play positive role till things improve, whatever। और लेकिन वहाँ पर कलामी की माफी, जो इंसिडेंट्स इस पूरे हफ्ते में होते आए हैं, रऊफ हसन वाला, उसको कोई हम में से कंडोन नहीं कर सकता, फिर उसके बाद जो उनका FIR वाला मसला है, फिर ये चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें, आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ये एक पूरा एक तसलसल आ रहा है इस हफ्ते का, उसमें आप जो आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, वो तो कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, आपको थोड़ी सी अगर स्पेस देने की जरूरत है जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो, दे शुड आल्सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट धरने और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ख़त्म करें, और उसके बाद आपको जरूरत नहीं, अगर इसको रऊफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ देन गेट होल्ड ऑफ दोज कल्प्रिट्स। इस्लामाबाद इज स्मॉल प्लेस, गिव देम उनकी तो मर्जी की FIR नहीं दर्ज हो रही, व्हिच इज राइट। सो यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत, देखिए अब आप इसमें बार बार ब्लेम कर दी, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दी, फेडरल गवर्नमेंट है, आप अभी जो इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम विल कम ऑन टू यू। आप अभी बात करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की, उसके लिए यू हैव टू टेक सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, और उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसकी लाइकवाइज अगर आपकी इसके जात को था, आई थिंक एक तो है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको CDA को कि आप बताएं कि आपने कब नोटिस दिए, कितने नोटिस दिए, लास्ट वार्निंग कह रहे 4 नोटिस दिए और आखिरी नोटिस जो है 10 मई को दिया, ऑल्दो PTI इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इट,
बट वो ये कह रहे हैं, और अब ये मंडे को हेयरिंग भी होगी तो पता चलेगा। इन्होंने अपनी हेयरिंग तो नहीं, मंडे को केस फाइल कर रहे हैं, तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई थिंक सीडीए को चाहिए जब आए नोटिस सारे लेकर आते दिखाते तो उनके सेक्रेटरी जनरल को, उनके चेयरमैन को प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती एंड पुट द पीटीए बैक फुट, बजाय उसको अग्रेसिव जाने के आप बताएं कि देखिए हमने लास्ट वार्निंग दी 10 मई को जी, अब हम किसी और भी करेंगे, आपको रिमूव करेंगे। सो ये सीडीए की भी गलती है, और अगर उनको मिले हैं तो देन दे शुड टेक इट प्यूनिटिव एक्शन। उनको चाहिए था पीटीए को जो इसके लिए स्टेट ले लेते, कोई और तरीका निकाल लेते। दे बोथ पॉइंट आके कहीं ना कहीं क्लैश हो और उसमें, लेकिन अननेसेसरीली पीटीए को विक्टिम कार्ड, सिंपैथी वोट, इससे उनको पॉपुलेटिव इजाफा हो रहा है, व्हिच शुड नॉट डू। इनका काम है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, इकोनॉमिक रिवाइवल करें, अवाम में खुशहाली लाएं। लोग पीटीए की हुकूमत को जो दे विल नॉट हैप्पी 4 साल के लिए, तो वो भूल जाएंगे। यस, पीपल आर डूइंग सो गुड, पीटीए ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और हमने रियली अब हमने इतना कुछ कर लिया है कि आप लोग समझेंगे यस वी आर हैप्पी, वी डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, लेट 5 years be completed, then let's see what happens. So that is what should strategy of the government to go what is their mandate और जो वो करना चाह रहे हैं। राइट हसन साहब, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, क्या आप टाइमिंग को किस तरह देखते हैं? क्या आप समझते हैं गवर्नमेंट ये जो इशू है इसको अवर्ट कर सकती थी, बेहतर तरह सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकती थी, हैंडल कर सकती थी? क्या इससे पीटीआई को जो बात अभी हो रही है कि मकबूलियत में उनकी इजाफा हो रहा है बिकॉज वो मजलूमियत कार्ड खेल सकते हैं, तो क्या हुकूमत वो मौके फराहम नहीं कर रही? देखिए डॉक्टर साहिबा, सबसे पहली बात ये है कि 2020 के अंदर जब इन्होंने ये ट्रांसफर कराई तो उसके लिए बीसीएस का एनओसी दरकार था, क्योंकि इनकी हुकूमत थी। इन्होंने यानी एक काम को नाजायज तरीके से कराया, बीसीएस के एनओसी के बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दी। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हमने एक पाकिस्तान बनाना था, नया पाकिस्तान बनाना था, तो ये इनका नया पाकिस्तान था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 160 गज का ये प्लॉट है जिसके ऊपर ये क्लास जो सी टाइप का जो है ना, ये यहाँ पर आप बना सकते हैं मार्केट, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, इसकी इजाजत है। 160 गज के साथ इन्होंने 2000 गज से ज्यादा जगह पर कब्जा किया हुआ है, यानी 8 मरले आपके पास टोटल जगह है, और उसके साथ आप 4 कनाल के ऊपर मजीद काबज हैं। यानी ये इनका ये असल चेहरा तो ये है। अच्छा, उसमें ना सिर्फ आप 4 कनाल के ऊपर काबज है, बल्कि आपने कंटेनर्स भी रख दिए हैं, फेंस भी लगा दिए हैं, और जो लोग जो है सॉफ्ट लैंडस्केप करते हैं सीडीए के अंदर, सीडी से परमिशन लेते हैं, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इन्होंने वो इजाजत भी नहीं ली। अच्छा, उसके साथ मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता, जो ग्राउंड +1 की उनके पास इजाजत है उसके ऊपर भी एक स्टोरी कायम है। तो जो फ्लोर एरिया रेगुलेशन होता है, जिसको FAR कहते हैं, उसकी तो खुली वॉयलेशन थी। इसके बावजूद इन लोगों ने किस तरीके से ये प्लाट जो है वो किया, ट्रांसफर किया है। ये प्लॉट ही इनके नाम ट्रांसफर गलत हुआ है। जब प्लॉट इनके नाम ट्रांसफर गलत हुआ है तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी इनकी है नहीं तो फिर रोना किस बात का है? तो ये तो वो चीजें हैं जो कि आप अगर कानून की निगाह से देखें, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यानी ये लोग अब जा रहे हैं, कहते हैं जी हम जाएंगे कोर्ट्स में, तो बिस्मिल्लाह जाएं। और कोर्ट्स का भी मजाज आप देखेंगे, कोर्ट्स का मजाज तो वैसे इनकी बहुत फेवर पे जा रहा है, लेकिन अब मैं कोर्ट्स को भी देखना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए जो आपके असूल हैं, जो कवानीन हैं, क्या वो इस जमात की इस खुली वॉयलेशन के ऊपर भी आपके यही असूल होंगे, या इनके लिए फिर अपना टिल्ट जो है वो इनकी तरफ इनके पल्ले में डाल दिया जाएगा? अगर ऐसा डालेंगे तो मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के शहरी के तौर के ऊपर इसके ऊपर आवाज रेज करूंगा, और आवाज रेज करने पर अगर मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी करते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, ये खुलम खुला वायलेशन है। सीडीए में एक आम आदमी जाता है, उसको नया जूता खरीदना पड़ता है, वहां पर इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी एक एनओसी, कभी एक चीज। जब तक तमाम की तमाम चीजें मुकम्मल नहीं होंगी तब तक आपको ट्रांसफर नहीं मिल सकती, क्योंकि ये हुक्मरान जमात की ट्रांसफर थी, वो ट्रांसफर करवा ली उन्होंने। वो तो मेरा ख्याल है हसन, हम सबको पता है कि जो हुक्मरान अशराफी है उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है, कोई भी हो, उनके लिए और मेरे और आपके लिए काम बहुत मुख्तलिफ होता है। मैं आपकी किसी चीज से डिसएग्री नहीं करती, मुझे सिर्फ अगर इजाजत दे दे, मैं किसी आपकी बात से डिसएग्री नहीं करती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4 नोटिसेस जो हैं वो उनको ऑलरेडी सर्व हो चुके थे, कुछ अपनी हुकूमत में, कुछ उसके बाद आखिरी 10 मई को सर्व हुआ। मैं इस पर नहीं कह रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलीगल स्ट्रक्चर है उसको गिरा देना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त जिस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, हुकूमतें वक्त के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कुड दिस हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर?
मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने काफी ताखीर की है। जब इन्होंने यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट की, जब इंक्रोचमेंट की, तो उसी वक्त सीडीए को एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, आप यहाँ पर कभी जाएं ना मार्केट्स के अंदर, जिना सुपर के अंदर चले जाएं, अपारा में चली जाएं, मेलोडी मार्केट में चली जाएं, इवन के G10 या F10 मरकज में चली जाएं, वहां पर एक रेडी वाले होते हैं बेचारे, उनको तो आकर सीडीए के ट्रक आते हैं, उनको उठाते हैं, उनको कमर में डंडे मारते हैं, उनकी मशीनें तोड़ देते हैं। और यहाँ पर इतना टाइम जो है वो खामोशी इख्तियार रखती है सीडीए, तो सीडीए के ऊपर सवालात उठते हैं। मुझे तो खुशी है कि सीडीए ने एक्शन किया है। यानी अगर आप एक आम शहरी के साथ जो सलूक रखते हैं, इनके साथ नहीं रखेंगे, तो फिर तो एक ताकतवर के लिए अलग कानून हो जाएगा और कमजोर के लिए अलग कानून हो जाएगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये होना चाहिए। कानून, जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून आपसे ये भी कहता है किसी के घर आप छापा नहीं मार सकते, विदाउट वारंट्स आप छापा नहीं मार सकते। आप लोग कानून जो है वो आप इतना कवर भी करते हैं। लेकिन अब जो सेक्रेटेरिएट में इनका हुआ, गए थे हमाद अजहर साहब को ढूंढने, आगे जो है वो यूएन की डेलीगेशन बैठी हुई थी, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जो है डिस्कशन हो रही थी। मतलब डोंट यू थिंक कि ये एक अजीब सा हमारा जो है वो इमेज जाता है, इस मुल्क का इमेज अजीब सा जाता है। आप बाहर से इन्वेस्टर बुला रहे हैं, आप उसको कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह की जो है वो हाई हैंडेडनेस भी हम दिखा रहे हैं अपने लॉ की। नहीं, हाई हैंडेडनेस किस तरह से है? आप ये बताएं मुझे कि वो एब्सकॉन्डर हैं। नहीं, हमाद अजहर साहब एब्सकॉन्डर हैं। एब्सकॉन्डर के कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं? सर्च वारंट तो होना चाहिए ना आपके पास। तो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं होते, लेकिन सर्च वारंट तो होना चाहिए प्रेमिसेस को सर्च करने के लिए। नहीं, उसको एक मफरूर शख्स की गिरफ्तारी के लिए, जो नवाज शरीफ साहब के से मुतल्लिक बोलते थे कि पाकिस्तान का शहरी भी उनको गिरफ्तार करके तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले कर सकता है। तो ये कैसे लॉ अबाइडिंग जो है वो सिटीजन थे जो वहां पर सेक्रेटरी के अंदर मौजूद थे, जहां पर वो हमाद अजहर साहब तशरीफ लेकर आए और इन्होंने ना पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तो टेलीविजन पर देखकर जो है वहां पर छापा मारे, तो क्या इंतजार करते हैं वहां पर? तो उनको तो ऑलरेडी एब्सकॉन्डर है, उसका समझ ले कि वारंट उनके पास है, उनको कानूनी जवाब था पुलिस के पास। कथा कलामी की माफी है, नहीं समझ ले और वारंट होने में डिफरेंस है ना, समझने में वारंट होने में डिफरेंस है। मैं वैसे एब्सकॉन्डर के वारंट्स नहीं रिक्वायर्ड आपको गिरफ्तार करने के लिए। मफरूर को तो हमने देखा है कि कई ऐसे मुकदमात में लोग मफरूर होते हैं तो पुलिस मुकाबला हो जाता है, वो उस टाइम पुलिस के साथ जो है वो सेक्रेटेरिएट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तो खैर पहले ही कह दिया था मैं केपी जाके जो है वो अपनी बेल जो है वो केपी जाके करवाऊंगा। वो तो ऑलरेडी जो है वो ये बात कर रहे थे, तो वो वहां पे तो मौजूद भी नहीं थे। का स्टेटस तो खत्म हो गया ना। अगर उनके पास बेल आ गई फिर तो एब्सकॉन्डर का स्टेटस उनके पास खत्म हो गया, और अगर उनके पास बेल नहीं है और वो एब्सकॉन्डर है तो मफरूर का तो कोई राइट नहीं है मैडम। मफरूर तो, मुझे तो ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से मुकदमात में इस तरह किया है कि जो एब्सकॉन्डर के, हमने तो ये सुना था कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मफरूर को भी इलेक्शन लड़ने दिया कई मफरूरों को। तो यही मैं कह रहा हूं ना, अदलिया का हमारे दौरा मेयार है, बहुत टिल्ट है पीटीआई की तरफ। ये सहूलत बाकी पाकिस्तान के शहरियों को मुयस्सर नहीं है, तो ये मुयस्सर होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने रियायत दे दी, जो जेल में सहूलियात आप दे रहे हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो पाकिस्तान के तमाम कैदियों को दे दें, या कम अज कम अडियाला जेल के तो तमाम कैदियों को दे देना। लेकिन नहीं, ये तो चेयरमैन के लिए। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो पहले एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन में तो पहले ही कह चुकी हूँ, आपके मेरे लिए कानून अलग है, अशराफिया के लिए अलग है। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह जाने दिया गया या जिस तरह जो चीज़ें उनके लिए की गई, ये अशराफिया के लिए कानून अलग है इस मुल्क में, ये तो हम मानते हैं, हमारा कंसेंसस है इस पे। मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ आती हूँ, जो जिस तरह रिलीफ मिल रही है, गुज़िश्ता दिन भी जो है वो गौहर साहब ये कह रहे थे कि अगर चीज़ें इसी तरह चली तो इसी महीने में जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो सकते हैं, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई हो गई। उसके बाद जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह रिलीफ मिल रही है, केसेस अब 2 रह गए हैं, क्या आपको लगता है कि हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है? नहीं, देखें, अगर तो हवाओं का रुख आपको एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं तो वो तो नहीं बदल रहा, और अदलिया की हवाओं का रुख तो मुसलसल पीटीआई की तरफ ही चल रहा था। वो तो तब बदले जब पीटीआई की तरफ ना चल रहा हो। तो अदलिया की हवाओं का रुख उनकी तरफ है, वो सबको पता है, और अगर अदलिया से उन्हें कोई रिलीफ मिलता है तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर नवाज शरीफ की अपील 4 साल नहीं सुनी जाती और इमरान खान की 2 माह में फैसला हो जाता है तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिस पे हमें कोई हैरानगी हो। उनको 18 तारीख 2018 में सजा हुई थी, वो 21-20 में बाहर गए, तब तक अंदर थे, अपील तो नहीं सुनी जा रही थी। तो इनकी तो 2 माह में सुनी गई है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अदलिया से रिलीफ को तो आप हवाओं का रुख बदलना नहीं कह सकते। अदलिया की हवाएं तो मुसलसल उन्हीं की तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं,
जैसे कि हसन ने कहा कि मफरूरों और इश्तिहारियों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। आप बहुत सवाल पूछती हैं, आप ये सवाल तो नहीं पूछती हैं कि भाग भाग के पेशावर हाई कोर्ट क्यों जाते हैं, ये मफरूरों और जो इश्तिहारियों की अमाजगा पेशावर हाई कोर्ट क्यों बना हुआ है, सब उधर ही क्यों जाते हैं, वहाँ ही मफरूरों और इश्तिहारियों को रिलीफ क्यों मिलता है। ये सवाल तो कोई नहीं पूछता पाकिस्तान की अदलियत से कि एक हाई कोर्ट, पसंदीदा हाई कोर्ट कब से होने लग गए कि मैं वहां से जाके नहीं, अगर आपको याद हो मुजम्मिल साहब, सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट पे ये सवाल पूछते रहे कि गुड टू सी यू क्यों आप ये बात कर रहे हैं, या यहाँ पे जो है ये अमाजगा क्यों बनी हुई है, तो यहाँ ये सवाल होते रहे। ये तो ना के हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक से सवाल होते रहेंगे। अगर कल भी कोई गुड टू सी यू कह के उन्हें रिहा कर दे तो रिहाई मजबूरी होगी, क्या कर सकते हैं। इस मुल्क में कोई अदालतों के फैसले वायलेट तो नहीं हो सकते, चाहे गलत भी हो चाहे खिलाफ आइन भी हो, आपको एक दफा तो उन पर अमल करना ही पड़ता है। इस मुल्क में अदलिया का निज़ाम जो है ना, वो मुजम्मिल साहब मैंने आपने ठीक नहीं करना, इन्होंने ठीक करना है, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो ये अदलिया है वो किसी को सूट करती है, इससे पहले जो है वो किसी और को सूट करती थी। निज़ाम इसी तरह का है, ये निज़ाम इनको सूट करता है तो इसको चेंज कोई नहीं करेगा। अदलिया के निज़ाम पे मैं और आप तो बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने चेंज करना है वो कभी चेंज नहीं करेंगे। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अदलिया पे बहुत सारे जी कर रही हैं डॉक्टर मारिया, जी बोलिए, गलत बात कर रही हैं। जी बोलिए। जो अदलिया का निज़ाम है वो ना हुकूमत ने ठीक करना है ना कि पार्लियामान ने ठीक करना है, वो अदलिया ने खुद ठीक करना है। सर, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन चेंज कर सकता है? क्या पार्लियामेंट के फोरम से अगर दोनों बैठ जाएं ये चेंज नहीं कर सकते? कोई जरूरत नहीं है बैठने की। अगर चीफ जस्टिस अपना फुल कोर्ट इजलास में खुद तय कर ले, मेरी गुजारिश सुन ले मुजम्मिल साहब। तो बात तो यही है ना, बात तो यही है कि आपने उन पे चीजें डाली, बकौल आपके वो नहीं ठीक कर रहे, वो चीजें नहीं ठीक चला रहे, तो आपके पास एक बेहतरीन फोरम है जहां पे पीटीआई जो है इस वक्त कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी में। माजी में यही बात पीएमएलएन कहती थी, दोनों को इतना मसला है तो उसको चेंज करें। कल पीटीआई जो है वो मुस्तफीद हो रही थी, आज इस वक्त जो है वो पीएमएलएन को लगता है कि हमारे उसमें हक में चीजें जा रही हैं। निजाम को चेंज कोई नहीं करेगा बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज इट। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये बात हो रही है कि जी अदलिया में बहुत सारी खामियां हैं, अदलिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये कह देना कि जी वो खुद सेल्फ करेक्शन मोड में जाएं, सेल्फ करेक्शन में अगर कोई नहीं जा रहा तो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जिनको आप ऐवान बाला तक भेजते हैं इसी काम के लिए, उनसे ही फिर उम्मीद होती है ना कि वो कुछ करें। लेकिन क्योंकि निज़ाम सबको सूट करता है तो कोई करने को तैयार ही नहीं है इसके लिए। डॉक्टर मारिया, देखें, अगर जो कानून बने हुए हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, द ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हर जगह पे आप स्टे दे देते हैं, सो मोट ऑफ कितने आप पे हो जाते थे, यू रिमेंबर इट। हर पॉलिटिकल, जहाँ पर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, अगर लाहौर में उन्होंने साइकिल्स का लिया है, इलेक्ट्रिकल साइकिल चलेगी, उन्होंने स्टे दे दिया। छोटी बात से राइट, मेरे ख्याल है सुओ मोटो तो बाथरूम्स पे भी, गंदे बाथरूम्स पे भी शायद हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आई से द बिगेस्ट हर्डल इन एलिमिनेटिंग करप्शन फॉर पाकिस्तान जुडिशरी, बिकॉज आप देखें कि जुडिशल रिफॉर्म्स कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिए, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सेशन कोर्ट में क्या हो रहा है और लोअर कोर्ट में क्या हो रहा है। 20-20 साल 25-25 साल केसेस चल रहे हैं, क्या कोई इम्प्रूवमेंट की है आपने? सिविल जज या आपने हाई कोर्ट के जजेस को कैसे लेके आना है? लॉयर सारे आधे उधर आ जाते हैं, आधे बाहर में बैठे होते हैं, मिलके नेक्सस बन जाता है। सो ये चीज़ें करने की जरूरत है, और ये कोई और नहीं करेगा। पार्लियामेंट जो कानून बता देगी, इम्प्लीमेंट उसको करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पूरा दिन आप कोर्ट पे चला रहे हैं, लाइव नशियात कर रहे हैं, व्हाट इंग्लिश पे बोल रहे हैं। 5% लोगों को समझ आ रही है, 95% को समझ नहीं आ रही। पूरा आपने एक हाईजैक किया हुआ है मीडिया को। इज इट रिक्वायर्ड? द पॉइंट इज, आप समझे इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी के लिए द जुडिशरी हैज टू थिंक कि उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी की माफी, पॉइंट इज कि अगर वो सेल्फ करेक्शन मोड में नहीं जा रहे, अगर वहां से चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, तो फिर किसने करना है? फिर उनके ऊपर भी तो एक फोरम कुछ होना चाहिए। अगर सियासतदान आए रोज जो है वो कंप्लेन करते हैं, क्या इस दौर के क्या पिछले अदवार के, तो फिर उनको ही करना है ना। उनके पास ये पावर तो है, उनके पास ये अथॉरिटी तो है।
देखिए, उसके लिए यू नीड टू वेरी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द अपर हाउस, दे कैन ऑलवेज, और हाई को जो सेनेट है, दे हैव टू हैव अ कमेटी को ऐसी हो जो इनको फोर्स करे, बिकॉज इस वक्त तो वो टोटल कंट्रोल जो है ना पूरी मुल्क का, वो आपकी जुडिशरी के हाथ में है। अगर आप एक 2/3 मेजॉरिटी से चीजें चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इफ यू चेंज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, वो आप कर सकते हैं। मेजॉरिटी देखें, 2/3 मेजॉरिटी आ गई थी ना, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। आप जस्ट सी कि बिकॉज देयर वाज सर्टेन इंटरेस्ट, सो 2/3 मेजॉरिटी को इमीडिएटली जो बने थे, जिनको स्टेट एडिशन, हम थोड़ी सी डिफरेंट बात, मैं सिर्फ इस 2/3 की ये बात नहीं कर रही कि हुकूमत वक्त की, मैं ये बात कर रही हूँ अक्रॉस द डिवाइड, जब एक ही चीज दोनों पार्टीज फील कर रही हैं, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिटिंग टुगेदर बिकॉज निजाम सूट कर रहा है ना। आज मुझे सूट कर रहा है, कल किसी और को सूट करेगा, तो उसको चेंज कोई नहीं करना चाहता। वरना तो इस पे जहां अपनी मर्जी की चीजें आती हैं, अगर सैलरीज में इंक्रीज की बात आती है अक्रॉस द डिवाइड, कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। देखिए, इसका एक ऑप्शन है ना, जो इन एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट, जुडिशरी and if required establishment, they should sit together for the national interest, and then they get together and decide something for the betterment of the country. At least ये बहुत जरूरी है। इस वक्त मुल्क में कौन से मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी जहां पर ये हालात कहीं नहीं आएगी, बिल्कुल कहीं नहीं आएगी। So this is गवर्नमेंट का काम है। नेशनल इनिशिएटिव किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। So government to take initiative। चलो नेशनल डायलॉग ही कर लो। मुजम्मिल साहब कह रहे हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन साहब की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुजम्मिल साहब, अभी बात हो रही थी जो मौलाना साहब के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इक्वेशन जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना साहब की, जिससे नज़र आता है कि जी कोई सियासत में ना देयर आर नो एब्सोल्यूट्स। इससे तो वाकई ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ये पार्टनरशिप आपको चलती हुई नज़र आ रही है? तो ये कि सीएम केपी के जहां आर्मी चीफ हो वहां तो वो भाग भाग कर पहुंचते हैं, क्योंकि पिंडी के अलावा तो उन्होंने कहीं बात करनी नहीं है। सारी तकलीफ ही ये थी कि जहां पिंडी मौजूद है वहां का दावतनामा नहीं मिल रहा था, वरना अगर ऐसी कोई मीटिंग वजीर आजम हाउस की सरबराही में हो रही होती तो वो कभी आते भी ना दावतनामा मिलने के बावजूद। आर्मी चीफ को तो शक्ल दिखाने के लिए, कोर हेडक्वार्टर में जाने के लिए, पिंडी से बात करने के लिए बेताबी तो हमें बहुत नजर आती है ना। और आपको पता है मौलाना और पीटीआई के दरमियान बात भी इसी नुक्ते पे फंसी हुई है। मौलाना का मौकफ है कि मेरी तहरीक तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, और आपका मौकफ है कि हम बात पिंडी के अलावा किसी से करेंगे नहीं। तो अगर मैं आपके साथ आज चल पड़ूं और पिंडी से, और मैं अभी 2 कदम ही चला हूं और पीछे आप पिंडी से बात करके गायब हो जाए, तो इसकी क्या गारंटी है? या आप पिंडी से बात करके गायब नहीं हो जाएंगे दरमियान में रास्ते में से? तो इसलिए पहली बात तो उन्होंने ये मांगी है कि कोई मुआहदा हो जिसमें पीटीआई ये लिख कर दे कि वो पिंडी से बात नहीं करेगी, और वो जो उनका मौकफ है कि हम पिंडी के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे उसको सरेंडर करें। क्योंकि मौलाना कहते हैं कि अगर आपने बात ही पिंडी से करनी है तो फिर पिंडी के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जा सकती है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? तो उनके खिलाफ बेसिक डिफरेंस तो इस वक्त यही है कि मौलाना का हदफ पिंडी है और उन्होंने पिंडी से दोस्ती करनी है, और वो पिंडी से दोस्ती के लिए बेताब हैं। तो वो किस हद तक साथ चल सकेंगे? हमने पीडीएम में भी देखा था कि एक स्टेज पे आके पीपल्स पार्टी ने पिंडी से दोस्ती कर ली थी और वो इस्तीफों के मामले पर, और पीडीएम टूट गई थी। तो मौलाना को इसका अंदाजा है कि जब थोड़ा सा आगे चलें तो फिर बीच में से एक पार्टनर दरमियान में से एस्टेब्लिशमेंट लेके उड़ जाती है। तो इसलिए मुझे अभी उसमें काफी फासले नजर आते हैं। उमर अयूब और असद कैसर साहब के बाद भी कोई जॉइंट कम्युनिक उनका नहीं निकल सका, ना वो कोई रोड मैप दे सके हैं, क्योंकि जो मौलाना के तहफुजात हैं, एक मौलाना का ये मौकफ है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग आए हैं और आपके पास इमरान खान का मैंडेट है। कल खान साहब कह देंगे कि ये मेरा मैंडेट नहीं था, मैं तो जेल में था, तो आप पहले उनसे खत लेकर आए कि आपके पास मैंडेट है मेरे नाम, कि मेरे नुमाइंदों के साथ आप जो भी बात करेंगे मैं उसका जिम्मेदार हूं। पहले उनका खत लेकर आए, फिर मेरे साथ मुआहदा करें, उस खत की रोशनी में फिर बात आगे चलेगी। तो मेरे ख्याल में उसमें अभी काफी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। मौलाना के बहुत तहफुजात हैं जो इनको दूर करने होंगे। अच्छा ब्रिगेड साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो पार्टनरशिप
कल तक क्या नारेबाजी होती थी, खैर वो हमने परवेज़ इलाही के चक्कर में भी देखी, उनके उसमें भी देखी, और यह तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या, जरदारी साहब क्या, शहबाज साहब एक दूसरे के बारे में कहते थे। बट चलें, अगर ये आ रही है एक तरफ जो है वो कोई कोलिशन और इससे कोई स्टेबिलिटी आती है तो वाई नॉट। बट हैविंग सेड दैट, जो भी मुजम्मिल साहब बातें कर रहे हैं इस पर बड़ी बात हो रही है कि मौलाना की बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब तक एक कमेटी नहीं बनती जो कि इमरान खान साहब से, एक तो इमरान खान साहब की अपॉइंटेड कमेटी हो, एम्पावर्ड कमेटी हो, और उसके बाद वो ये इंश्योर करे कि जो फैसले वो कमेटी लेगी वो खान साहब को काबिल कबूल होंगे। क्योंकि माजी में आपको याद है जब ये सारा पीडीएम के फोरम से नेगोशिएशंस होती थी तो कितनी दफ़ा ये हुआ कि इनके वुज़रा, इनके उस वक्त के जो लोग थे, नुमाइंदे थे, वो एक चीज़ कमिट करके जाते थे, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आते थे तो कहते खान साहब तो इस पर मान नहीं रहे। ये आपको पार्टनरशिप, कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन व्यू, कितनी चलती हुई नजर आ रही है? और फिर ऑब्वियसली देयर इज अ गिवन हिस्ट्री एज वेल। डॉक्टर मारिया, देखें, मुझे ये बताएं, इट इज अननेचुरल अलायंस, लेट बी वेरी क्लियर। जो कुछ होता रहा है, पीटीआई के लोग बानी पीटीआई ये मेरी कन्वीनियंस भी नहीं चलेगी, ये इनकन्वीनियंस है। इसलिए कि देखें, दोनों चाहते हैं टू पुट प्रेशर। ये अलायंस से पीटीआई चाहती है कि वो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर हो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो, और जेयूआई चाहती है कि दबा के प्रेशर हो पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, कि ही कैन गेट सम रिलीफ। वो रिलीफ लेना चाहते हैं बिकॉज उनसे ये फील कि उनको डिच किया गया, उनसे काफ़ी कमिटमेंट की गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। तो इन एनवायरनमेंट के अंदर ये सिर्फ उस वक्त तक होगा जब तक ये प्रेशर सिर्फ बातों में होगा, मीटिंग में होगा, कि इट विल नेवर मटेरियलाइज कि ये इकट्ठे मूव कर सके। इसलिए कि पीटीआई का नैरेटिव जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जो उनके नैरेटिव बिल्ड है उसमें अगर वो इनके साथ जेयूआई के साथ मिलते हैं, दैट मीन्स कि दे शुड सिट विद द पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तमाम के साथ बैठें, बात करें और फाइंड अ सोल्यूशन एमिकेबली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ। ये उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जेयूआई सिर्फ इसे चाह रही है कि वो प्रेशर डालें नई हुकूमत के, जी हाँ मिल के गवर्नमेंट गिरा देंगे, उसमें भी पीएमएलएन को इनको रिलीफ देती है, जो व्हाटएवर ही वांट्स इट, बिकॉज़ ही इज इस वक्त इररिलेवेंट हुए हैं। और वो समझते हैं कि बार्गेनिंग चिप, बेसिकली बार्गेनिंग चिप 100% ये है। अदरवाइज इट विल हैव अ सीरियस रिपरकशंस पीटीआई की अपनी नैरेटिव के ऊपर, और जेई को भी होगा। और वो लोग भी पीटीआई के नहीं चाहेंगे कि वो नारे लगाएं फजल रहमान के फेवर में, ये जेई के फेवर में, जो कि नारे भी नो के ऑल दे विल टेलिंग इट। सो मेरे ख्याल में ये इस वक्त सिचुएशन, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये अलायंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कता कलामी की माफ़ी, वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दिस। आजकल जो मुशीर हैं इस पे राना सनाउल्लाह साहब, उनसे मंसूब एक बयान अगले दिन मैं जो है वो सुन रही थी, बल्कि टेलीविजन टॉक शो में जो है वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर मौलाना जाते हैं पीटीआई की तरफ तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज मौलाना इज़ अ सीरियस पॉलिटिशियन, एक बुर्दबार सियासतदान है, और उसमें ये होगा कि जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आ रही है पीटीआई की तरफ से, ही विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट। ये इस वक्त सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। देखिए, एक और इस वक्त देखें, गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त एक्शन है वो ये है कि इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक नेशनल डायलॉग की कॉल दे दें टू पुट देम ऑन द बैक फुट। ये पूरी तहरीक खत्म हो जाएगी। दे विल हैव नो रीजन कि आप उस पर ना मूव करें, पॉजिटिव रिस्पांस ना करें, बैठे नहीं और वो से कि जाएं, सब जो पॉइंट ले आए, विल डिस्कस इट आउट। तो 2-3 महीने में ये टाइम आप गेन करेंगे। इसमें मेरे ख्याल में इसको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और अगर डायलॉग में बैठ जाते हैं, और चाहे पीटीआई लेकर आए, जो पॉइंट से लेकर आए, जो पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल हेड बैठे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सबको इंकरेज करना चाहिए इस वक्त। दिस इज द नीड ऑफ द डे। बिल्कुल। मैं जरा हसन से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है। हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अनहोली अलायंस है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये चल सकेगी या ये पहले ही रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, बात ये है कि ये देखते हैं कि दोनों सियासी जमातें किस तरह चलती हैं। मौलाना पीटीआई के पास नहीं गए, तहरीके इंसाफ उनके बुरा भला भी कहती रही, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मौलाना के दर के ऊपर, चौखट के ऊपर आकर जो है वो सजदा रेज भी हो गई है। पीटीआई जो है वो खुद आई है। मौलाना एक वजहदार सियासतदान है। मौलाना
समझदार आदमी पाकिस्तान की सियासत में कोई दूसरा सियासतदान मेरी निगाह में कम से कम नहीं है। वो मौलाना के पास आए हैं तो मौलाना का एडवांटेज है। देखिए अददी एतबार से तो असेंबली के अंदर जो प्रेजेंस है तो तहरीक इंसाफ का नंबर बहुत ह्यूज है, लेकिन अगर कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक होगी तो उस तहरीक को कौन लीड करेगा? क्या वो मौलाना के साथ आकर जब बैठेंगे तो क्या मौलाना उनको लीड करने देंगे? कंडीशन यही है। पीडीएम की जितनी भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज, आए साहब मौलाना के पीछे। तो मौलाना इस मरतबा किस तरीके से जो है वो ऐसे डिसीजन करेंगे कि मौलाना पीछे आ जाए। इस प्लेटफॉर्म को जो है वो रिविजिट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मौलाना अचकज़ई साहब की क़यादत में तो जो है वो नहीं चलेंगे। वो तो पहले ही कह रहे हैं इसको रिविजिट करना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो चीज बड़ी ऑब्वियस है। तो मौलाना की कम सीटों के बावजूद अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को लीड करते हैं तो अमली तौर पर तो कायदे हिज़्ब मौलाना हो जाएंगे। तो मौलाना के लिए तो फिर भी विन विन सिचुएशन है। और उसके बाद देखिए ये मामलात कहाँ पर जाकर जो है वो आगे से टॉक्स होती हैं और किस संजीदगी से होती हैं और क्या कुछ लो कुछ दो होता है, ये तो वक्त साबित करेगा ना। लेकिन जो इनिशियल अलाइनमेंट है यहीं पर ही चीजों ने तय हो जाना है। और मौलाना फजल रहमान के पीछे अगर पूरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो जमात है जो कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में मौजूद है, अगर वो खड़ी हो जाती है तो मौलाना तो इलेक्शन हार कर भी सियासत में जीत जाते हैं। और ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये केपीके में हुकूमत बनाने के बावजूद भी मौलाना के पीछे अगर चल रही हुई तो फिर मौलाना की जो है वो सीएम केपीके से भी जो उनकी जो है ना वो उनकी पॉलिटिक्स उनको डोमिनेट करेगी नेशनल लेवल के ऊपर। तो मौलाना के लिए तो विन विन है। मौलाना कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते और मौलाना की सियासत में हमेशा कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। अभी देखें, अभी तो साथ आए हैं मौलाना के पास, मौलाना इनको बताएंगे सियासत होती क्या है। चलिए, ऑन दैट नोट विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक से हाजिर होते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब, मौलाना अगर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि जी बस बहुत हो गया और अब जो है वो मैं आपको कॉल दूंगा और आपने निकलना है। आपको लगता है कि अगर मौलाना साथ नहीं होते, क्योंकि माजी में भी वो जो सारी सपोर्ट थी वो ताहिरुल कादरी साहब की थी, जो ग्राउंड सपोर्ट थी सारी वो ताहिरुल कादरी साहब के लोग प्रोवाइड कर रहे थे, पीटीआई के लोग जो हैं वो इस तरह नहीं निकलते और नहीं निकलेंगे। आपको लगता है कि तहरीक जो है फिर भी चल सकती है अगर मौलाना हाथ नहीं पकड़ाते? देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि पीटीआई के अंदर इस वक्त एक पंजाबी फिल्म चल रही है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। वो सब केपी जाते हैं, कोई पंजाब जाने के लिए तो तैयार नहीं, कोई लाहौर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। केपी में जमानत लेते हैं, केपी में ही रह जाते हैं। मियां असलम इकबाल साहब ने भी पहले जमानत ली, लाहौर नहीं पहुंचे। हमाद अजहर ने भी इससे पहले जमानत ली, लाहौर नहीं पहुंचे। तो जब तक तो लाहौर नहीं आएंगे, पंजाब नहीं आएंगे, कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद तो पूरा नहीं हो सकता। आप एक बात समझें कि पंजाब से गुजरे बगैर इस्लामाबाद नहीं पहुंचा जा सकता। और उमर अताब बंदयाल नहीं मौजूद कि जो आपको कंटेनर हटवा के देगा, रास्ता क्लियर करके देगा कि आप पहुंच जाएं, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी दबा देगा। अगर आप अदालत के फैसलों की पर अमल नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट नहीं सुनी जाएगी। इस हद तक सहूलतकारी नहीं मौजूद है कि मेरा मतलब है कि आप ये सब कुछ कर गुजरेंगे और अदालतें कंटेम्प्ट सुनने से भी इनकार कर देंगी। वफाकी हुकूमत की जो माजी में हुआ है, ये अटक के पुल पर रोक लिए जाएंगे, इनको पता है। और मौलाना को भी ये बात पता है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो उनके लिए कोई बहुत ही गुडविल और वन मन सिचुएशन, अगर वो पीटीआई के साथ चलेंगे तो वो उसी तरह देखे जाएंगे जैसे पीटीआई देखी गई है। तो उनको भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल कोई जाया करने के लिए तो मौजूद नहीं है उनके पास कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल पीटीआई के हाथों जाया करा लें। मुझे नहीं लगता वो पीटीआई के साथ कुछ स्टेज शेयर करेंगे। और जिस नजर से पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को देखती है, उस नजर से मौलाना एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मौलाना को देखती है। और फिर आप देखें, 2-3 मौके थे जब पीटीआई मौलाना को मना सकती थी। वो उनको अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को बनाया जिसके पास एक वोट नहीं था।
बलूचिस्तान से एक वोट नहीं मिला उन्हें। मौलाना ये तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वहां पे बलूचिस्तान में, लेकिन मौलाना को तो नहीं बनाया उन्होंने। इसी तरह जब डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इंतखाब था तो कोई आपने मौलाना को ऑफर की कि आप आके हमारे साथ इलेक्शन लड़ लें? आप मौलाना को केपी में हर जगह से आउट करते जाएं कहीं तो, और मौलाना आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। पीटीआई के पास क्या है मौलाना को देने के लिए जिस पे मौलाना अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये पीटीआई मुझे दे रही है। देखें, मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया था जब पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को बनाया था और आरएफ अलवी पीटीआई से थे, तो मौलाना को नून लीग ने वोट डाले थे, तो वो नून लीग के साथ चल पड़े कि पॉलिटिकल कैपिटल शेयर किया। पीटीआई ने अपना क्या पॉलिटिकल कैपिटल मौलाना को दिया है कि मौलाना उनके साथ चल पड़े? मुझे नहीं समझ आती। ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन तो हो सकता है, लेकिन आप मुझे अमली तौर पे बताएं कि उन्होंने मौलाना को पॉलिटिकली कहां स्पेस दी है जिस स्पेस की रोशनी में मौलाना उनको स्पेस देने की कोशिश करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, स्पेस देने की बात तो अगर की जाए, मतलब हार्डली लाइक 2-3 वीक्स तक जो है, 2-3 हफ्ते पहले तक जो है उन्हें उन्हीं अलकाबात से जो है वो नवाजा जाता रहा है पीटीआई की स्टेज से। तो और ये तो हम जानते हैं हिस्ट्री उनकी क्या रही है। हसन साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि तहरीक जो है ये विद और विदाउट मौलाना जो है वो चलेगी? देखिए, अभी जो तहरीक इंसाफ है उसकी कोशिश होगी कि बजट के अंदर, क्योंकि ये आईएमएफ का बजट आना है, तो नए टैक्सेस वगैरह या इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही होगी, तो महंगाई का इम्कान है। हालांकि उस तरह तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन फिर भी नए टैक्सेस वगैरह आयद होंगे तो उसको कैश कराने की कोशिश करेगी भरपूर तरीके से, और ये कॉल भी देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई उसमें कुछ लोगों को निकाल पाएगी, और फजल रहमान इस स्टेज के ऊपर इस हद तक नहीं जाएंगे कि हुकूमत को जो है वो चलता करें। इस वक्त जो है या कम से कम उस मेज के ऊपर ले आएंगे यानी तसादुम के ऊपर मामलात आ जाएं। मौलाना अपनी हिकमत अमली के साथ अगर उन्होंने एहतजाज करना भी है तो वो उनका अपना जो है वो रोड मैप होगा, लेकिन पीटीआई इतना वेट नहीं करेगी और वो इसी बजट के ऊपर ही ऑल इन आने की कोशिश करेगी। तो बजायर ये ऑल इन की जो ख्वाहिश है, अगर तो मौलाना को वो साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो मौलाना इसमें आएंगे नहीं, और फिर इसमें अगर अकेले सोलो फ्लाइट करती है पीटीआई तो पीटीआई को उसकी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, सियासत है, सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन बजट टाइम के ऊपर ये अटेम्प्ट जरूर करेगी, यदि पोस्ट बजट अटेम्प्ट जरूर करेगी पीटीआई, किसी तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा सके। और अगर वो निकालने में नाकाम हो गए तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो स्मूथ हो जाना हुकूमत में। ब्रिगेड साहब, आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई जो है, बिकॉज अगेन जो जिस तरह के टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं सारे इस हफ्ते में, उसमें इमरान खान साहब का बयान जो है वो पूरा हफ्ता डिस्कस होता रहा। हैविंग सेड दैट, पीटीआई आपको लगता है कि विद और विदाउट मौलाना वो तहरीक की तरफ जाएंगे? गो के हम उनके लोगों से जब बात करते हैं तो इवन विद इन द पार्टी तंग आ गई है कि जी हम सड़कों पर जाएं, जाकर जो है वो उससे हासिल तो कुछ नहीं होना, और अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, जो कि ठीक है वोट तक तो हुई, लेकिन आपने देखा है वोटर इस वक्त डिसएनफ्रेंचाइज्ड है। जो बाई इलेक्शन हुआ उस तरह पीटीआई का वोटर नहीं निकला, सड़कों पर लोग नहीं निकलेंगे, पीटीआई का वोटर वैसे भी जो है उस तरह सड़कों पर नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है तहरीक उसके बगैर भी चलेगी? ऑब्वियसली पीटीआई इज ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। मारिया, देखें, दिस टाइम पीटीआई इज अ लीडरलेस पार्टी। लीडरलेस पार्टी में इनकी आपस में रस्साकशी है, एवरीबॉडी वांट टू गेन, कुछ लूज कर रहे हैं। सो इस वक्त कुछ ग्रुप में जहां तक भी इंटरेस्ट है कि ही शुड रिमेन इन जेल ताकि ये अपने आप को एस्टेब्लिश करें, बिकम मोर लीडर्स। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई की पार्टी को। इसलिए इस वक्त अगर कॉल देंगे इट विल बी प्रीमेच्योर, इट विल नॉट वर्क। चाहे मौलाना हो मौलाना ना हो, पीपल हैव सफर्ड अ लॉट 1 साल के अंदर, और अभी वो कभी भी नहीं आएंगे। सो इस वक्त हुकूमत के पास यही एक डंडा है बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये निकलेंगे तो इवन पीटीआई लीडर बाहर आएंगे, जलसे में जाएंगे, कोई और धरना देंगे, अगेन विल बी अरेस्टेड। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर इनको चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें, असेंबली को मोर इम्पोर्टेंट दें, दबा के बोले, वहां अपने नुकसान
रहे ताकि ये वहां पर अपनी रेज वॉइस करें, इवन ये बजट के सेटिंग में दौरान ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा बजाय के स्टेट पावर इनके पास नहीं है। जो ये बिल्कुल ठीक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। विल क्लोज ऑन दैट नोट। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल साहब आपका और हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम का वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।